हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 8 के कुछ और टॉपिक्स को। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस को, और ये जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले जो मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें कि जो है मैंने HTML के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, किस तरीके से आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप HTML में जो है CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और CSS क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि CSS की बात की जा रही है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो आपको समझ में आ जाए CSS क्या होती है और इसको किस तरीके से जो है HTML के डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे CSS को। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, CSS की अगर हम बात करें, CSS होती क्या है, तो CSS जो है वो एक तरीके की स्टाइल शीट होती है जो कि प्रोवाइड करती है सेट ऑफ स्टाइल रूल्स, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा CSS का यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, पैराग्राफ्स के बीच के स्पेस को, साइज और कॉलम के लेआउट्स को, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेजेस को। इसके साथ ही साथ जो आप बहुत सारे इफेक्ट को भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं CSS की हेल्प से। तो CSS को डिजाइन किया जाता है जैसे कि आप जो है सेपरेट कर सके प्रेजेंटेशन स्टाइल को, मतलब जो डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको जो आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट से अलग कर सकें। दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी। जो कंटेंट वाला पार्ट है, जो कि डिस्प्ले होगा वेब पेज पर कंटेंट, वो अलग पार्ट हो जाएगा, और उस पर जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जैसे कि कलर क्या अप्लाई होगा, बैकग्राउंड क्या अप्लाई होगी, इमेज कैसे अप्लाई होगी, इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कोड जो है वो आपका अलग हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हैं। स्टाइल वाला पार्ट अलग रहेगा और जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है वो अलग रहेगा। तो इसी पर्पज से जो है CSS की जो स्टाइल शीट्स होती हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। और ऐसा करने की वजह से क्या हो जाता है, जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वेब पेजेस होती हैं, उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जो कंटेंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग हो गया और उस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी है वो पार्ट आपका बिल्कुल अलग हो गया। CSS जो है आपको इस काम को करने में हेल्प करती है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा CSS क्या होती है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ CSS की हेल्प से जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं कई सारे डॉक्यूमेंट्स के लेआउट को एक सिंगल स्टाइल शीट की हेल्प से। मतलब कि आपने जो है एक सिंगल स्टाइल शीट बना ली। बेसिकली ऐसे स्टाइल शीट को जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोला जाता है, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि कई सारे वेब पेजेस में जो आप सिंगल स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने वहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर रखी होगी वो सारे के सारे वेब पेजेस पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा CSS से जो है आपको और ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल मिल जाता है लेआउट पे। जो भी आपका वेब पेज का लेआउट है उसको जो आप और प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं CSS की हेल्प से। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट लेआउट को जो आप डिफरेंट मीडिया टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हैं CSS की हेल्प से। और CSS जो है वो आपको और भी ज़्यादा एडवांस ऑप्शन दे देती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें आप कर सकते हैं CSS की हेल्प से। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं CSS के। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब जो हम CSS की कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए जो प्रॉपर्टी होती है वो ये चीज़ डिफाइन करती है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो वेब पेज पे आपके किस तरीके से दिखेंगे। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली है, कलर है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रॉपर्टीज़ के। यहाँ पे जो है मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट साइज, इसके अलावा यहाँ पे कलर लिखा है। तो ये जो फ़ॉन्ट साइज है, ये कलर है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ये डिफाइन कर रही है कि फ़ॉन्ट का साइज क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा। तो इसी तरीके से जो है CSS में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पार्ट होता है वैल्यू। और वैल्यू की अगर हम बात करें, तो वैल्यू क्या है, एक तरीके का ऑप्शन है जो कि आप प्रॉपर्टी के लिए चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट साइज क्या है, प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 पिक्सल। तो ये जो पार्ट है ये वैल्यू वाला पार्ट है। इसी तरीके से कलर क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो रेड है ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए जो आपको वैल्यू देनी होती है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि वैल्यू क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगली टर्मिनोलॉजी होती है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होती है, देखिए जो प्रॉपर्टी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है, इन दोनों को मिला के जो पार्ट बनता है उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो 10 पिक्सल लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी वैल्यू है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है। बात करें अगर हम अगली टर्मिनोलॉजी की, तो वो है सेलेक्टर। अब सेलेक्टर क्या चीज़ होती है, तो सेलेक्टर जो है बेसिकली क्या होता है, नेम होता है HTML एलिमेंट का।
जिसके लिए जो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिक्लेरेशन को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, 10 पिक्सल क्या है, वैल्यू है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो पार्ट बन रहा है ये क्या है, डिक्लेरेशन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे सेलेक्टर, मतलब कि जिस टैग के लिए आपको अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो टैग होगा या जो एलिमेंट होगा उसी को बोला जाएगा सेलेक्टर। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली पी टैग के लिए जो आप फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आप पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे वहाँ पे उसका साइज़ क्या रहेगा, 10 पिक्सल का रहेगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ टैग के लिए जो है 10 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज सेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा सेलेक्टर क्या चीज़ होती है। अगली टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है रूल। अब रूल देखिए क्या होता है, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन वाला पार्ट जो होता है ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं रूल को, मतलब कि इस पूरे पार्ट को बोला जाता है रूल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 10 पिक्सल क्या है, यहाँ पे वैल्यू है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पूरा पार्ट है इसको आप बोलेंगे क्या, डिक्लेरेशन, और जो पी है वो क्या है, यहाँ पे सेलेक्टर है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे पार्ट की अगर हम बात करें, मतलब कि इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे रूल, जहाँ पे कि आपकी कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका रूल। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि CSS को किस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए CSS को अप्लाई करने के कई सारे तरीके होते हैं, मेनली 3 तरीके होते हैं जिनसे कि आप CSS को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कि पहला तरीका होता है इनलाइन, जिसको कि एट्रीब्यूट स्टाइल भी बोला जाता है। दूसरा तरीका होता है इंटरनल, जिसको कि एम्बेडेड स्टाइल शीट भी बोला जाता है। और तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। तो चलिए यहाँ पे जो है तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इनलाइन स्टाइल की, जिसको कि एट्रीब्यूट स्टाइल भी बोला जाता है। तो देखिए इनलाइन मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही लिमिटेड रहता है। जबकि जो एम्बेडेड स्टाइल होता है, मतलब कि जो इंटरनल स्टाइल होता है, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने एक टैग के लिए एक बार डिफाइन कर दिया और उसके बाद में उस टैग को या उस एलिमेंट को जितनी बार भी जो है आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, सेम इफेक्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इनलाइन मेथड में ये चीज नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 टैग में जो है इनलाइन स्टाइल को अप्लाई करा है। जैसे कि हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं तो उसी तरीके से जो यहाँ पे स्टाइल को अप्लाई करा है। H1 में हमने लिखा है स्टाइल और लिख दिया कलर कैसा हो, रेड हो, और साइज कितना हो, 20। तो यहाँ पे जो H1 हेडिंग यूज की गई है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 हो जाएगा, जो कि आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर जो है रेड आ रहा है, उसका फॉन्ट साइज जो है वो 20 हो चुका है। देखिए इसको जो है मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो जल्दी से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, Ctrl+S कर देता हूँ। चलते हैं वेब पेज पे। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो आपके रेड कलर के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे येलो और Ctrl+S कर देता हूँ, और इसके बाद में जो है इस पेज पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं येलो कलर में ये हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो आप इनलाइन CSS को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो इनलाइन स्टाइल होता है उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको जिस टैग में भी अप्लाई करना है वहाँ पे जाके आप स्टाइल डिफाइन कर देंगे। अब बात करते हैं अगले स्टाइल की, जो कि होता है इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल। तो देखिए इस स्टाइल का जो स्कोप है वो आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनलाइन मेथड। जो इनलाइन मेथड था उससे ज़्यादा स्कोप किसका होता है, इंटरनल मेथड का होता है, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल स्टाइल शीट का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इनलाइन मेथड की तरह नहीं होता है। इनलाइन में क्या हो रहा था, जो स्कोप हो रहा था वो आपका लिमिटेड था किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक, जहाँ आपने डिफाइन करा है वहीं पे जो है आपका स्टाइल अप्लाई हो रहा था। उसके अलावा अगर उस टैग को दोबारा से यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन एम्बेडेड स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने जो है इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है किसी टैग में एक बार, तो वो क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। मतलब कि उस टैग को या उस एलिमेंट को जितनी बार भी यूज़ किया जाएगा सेम इफेक्ट जो है वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाइल को डिफाइन करा है। अब देखिए इंटरनल स्टाइल को डिफाइन करने के लिए आपको जो है स्टाइल टैग को लगाना होता है। आप टाइटल के बाद में स्टाइल टैग को लगाएंगे, फिर जो है जिस टैग में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि जिस एलिमेंट में भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हमने कर दिया H1, तो H1 में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि कलर कैसा रहे, रेड रहे, और साइज रहे इसका
20। तो ये चीज़ हमने पहले ही बता दिया है कि H1 को यहाँ पे जब बॉडी टैग के बाद में हम यूज़ करेंगे तो एक बार यूज़ करें, 2 बार यूज़ करें, 3 बार यूज़ करें, जितनी बार भी हम H1 को यूज़ करेंगे सेम जो इफेक्ट होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इनलाइन के केस में ये नहीं था। आपको जो है 3 बार अगर आपने H1 लगाया है तो तीनों बार जो है आपको H1 के अंदर ही आपको जो है स्टाइल को डिफाइन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक बार अगर आपने ऊपर डिफाइन कर दिया है तो उस टैग को आप जितनी बार भी यूज़ करेंगे उन सब टैग में जो है सेम इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टाइल टैग लगाने के बाद में जो टैग के अंदर भी आपको स्टाइल डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर देंगे और उसके बाद में स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, फिर आप हेड टैग को क्लोज करेंगे, फिर आप जो है बॉडी के अंदर उस टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए H1 को यूज़ करा है और यहाँ पे देखिए कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं करा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ही जो है यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। जो कलर है वो रेड हो जाएगा और जो आपका साइज है वो 20 हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसको भी आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया है। इसके अलावा देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं पैराग्राफ टैग पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P और इसके बाद में जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ मान लीजिए कलर। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उसके बाद आप कॉलन लगाते हैं फिर आप वैल्यू देते हैं। इक्वल का साइन जो है वो आप नहीं लगाएंगे। इसके बाद में मान लीजिए मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ कर देता हूँ सपोज मैं 50 और इसके बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं यूज़ कर लेता हूँ पैराग्राफ टैग को। मैं लिख देता हूँ P और सपोज मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में P टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और वेब पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है वो अप्लाई हो गया है ब्लू और जो साइज है वो हमारा सही से नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ कहीं कोड में मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट और साइज के बीच में अगर आपकी प्रॉपर्टी का नेम जो है 2 वर्ड का है या 3 वर्ड का है तो बीच में जो है आपको हाइफन लगाना होता है। तो यहाँ पे हाइफन मिसिंग था, हम जो है इसको सही कर देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं और दोबारा से जो है यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज है वो आपका 50 हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है इंटरनल स्टाइल शीट वर्क करती है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो देखिए इस मेथड में जो है आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं स्टाइल्स रूल को सेपरेटली एक फाइल में और फिर जो उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं आप HTML डॉक्यूमेंट में। बेसिकली जो स्टाइल शीट वाली फाइल होती है, बेसिकली स्टाइल शीट वाली जो फाइल होती है वो एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कि जो है आपने CSS के रूल्स को डिफाइन किया हुआ होता है और उसको आप सेव करते हैं .css एक्सटेंशन के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो है आपको H1 टैग और बॉडी टैग के लिए जो है रूल डिफाइन करने हैं, मतलब कि CSS अप्लाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, नोटपैड में जो है इस तरीके से जो है स्टाइल को डिफाइन कर देंगे। H1 लिखेंगे, कलर लिख देंगे रेड, फ़ॉन्ट साइज लिख देंगे 20। तो ये प्रॉपर्टी सेट हो गई आपकी H1 के लिए। इसके अलावा मान लीजिए बॉडी टैग में आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर येलो, तो यहाँ पे जो आप लिख देंगे बैकग्राउंड कलर। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो आप अपने वेब पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हैं येलो, तो आपने लिख दिया येलो। अब इस तरीके से लिखने के बाद में ये जो नोटपैड वाली फाइल है इसको आप क्या करेंगे, सेव करेंगे और मान लीजिए इसका नाम आपने दे दिया mystyle.css। इस तरीके से आप इसको सेव कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो .css है ये इंपॉर्टेंट है, वरना ये आपकी स्टाइल शीट क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरीके से बना के आप इस फाइल को सेव कर देंगे। अब जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट है वहाँ पे इस फाइल को आप लिंक कर सकते हैं। किस तरीके से लिंक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने यूज़ करा है H1 टैग और बॉडी टैग भी यूज़ करा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली फाइल को जो है इसमें लिंक करेंगे जिससे कि ये जो फॉर्मेटिंग है वो इसमें अप्लाई हो सके। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिंक टैग और उसके बाद में लिखेंगे रेल, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल शीट की। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिवली स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टाइल शीट को यहाँ पे इम्बेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अप्लाई करने का मेथड है। तो इस तरीके से आप स्टाइल शीट लिखेंगे। उसके बाद में लगाएंगे href, मतलब कि जो हर एट्रीब्यूट होता है वो लिखेंगे और उसके बाद में जो आपकी स्टाइल शीट वाला नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी स्टाइल शीट को जो आपको यहाँ पे लिंक करना है। तो उस स्टाइल शीट का नेम दे देंगे और .css भी आप यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से लिख देंगे। तो इतना करने से क्या होगा, ये जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आपके बॉडी टैग पे अप्लाई हो जाएगी और H1 टैग पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे इस पेज को सेव करके आप जो है HTML में ओपन करेंगे, मतलब कि वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो आपको जो है इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रेड कलर भी अप्लाई हो गया है और बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पे येलो हो चुका है। तो चलिए इसको जो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं जो CSS वाला कोड है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव पे जाते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे, मान लीजिए मैं देता हूँ माय स्टाइल, नेम कुछ भी दे सकते हैं, फिर लिखेंगे .css। ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में जाएंगे हम उस पेज पे जिस पे कि हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हम चलते हैं वेब पेज वाले कोड पे। ये रहा हमारा वेब पेज वाला कोड। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है उस स्टाइल शीट को मुझे अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को पहले मैं हटा देता हूँ, इस स्टाइल टैग को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक रेल इक्वल और फिर लिखेंगे यहाँ पे डबल कोड में स्टाइल शीट, डबल कोड को बंद कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे href, फिर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे अपने स्टाइल शीट का नेम। तो हमारी स्टाइल शीट का नेम है mystyle.css। ये करने के बाद में इस टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो है मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। इस स्टाइल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए यार हमारा वेब पेज, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश करा है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो कलर है वो हमारा हेडिंग टैग पे अप्लाई हो गया है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग टैग के लिए ही वहाँ पे जो है CSS को डिफाइन करा था। तो जो पैराग्राफ टैग है उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। और देखिए बैकग्राउंड कलर था येलो, तो वो भी अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अब हम डिस्कस करेंगे CSS प्रॉपर्टीज़ को, कि कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए बहुत सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड के स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग के लिए अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड के स्टाइल को सेट करना, तो वो आप कर सकते हैं इन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनमें होती है कलर प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी, रिपीट प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ये कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसका काम होता है बैकग्राउंड कलर को सेट करना। मतलब कि जो भी HTML का एलिमेंट है उसके लिए आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर को सेट करना, तो वो आप कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो इस प्रॉपर्टी की सिंटेक्स की अगर हम बात करें, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और उसके बाद देंगे वैल्यू। और वैल्यू में जो है आपका कोई भी कलर हो सकता है या फिर RGB कोड भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने बॉडी टैग के लिए क्या करा है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है और यहाँ पे कलर कर दिया है येलो। तो जो बॉडी टैग है उसकी बैकग्राउंड क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। बेसिकली जो वेब पेज है पूरा, उसकी बैकग्राउंड येलो हो जाएगी। अगर आप किसी टैग के लिए करते हैं, मान लो कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग होता, तो सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ की बैकग्राउंड जो है येलो होती। बट बॉडी के केस में क्या होगा, जो पूरी बैकग्राउंड होगी वो आपकी येलो हो जाएगी। जो आउटपुट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है बैकग्राउंड इमेज। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है आप इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। और इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड, बीच में लगाएंगे हाइफन, फिर लिखेंगे इमेज और उसके बाद आप वैल्यू दे देंगे। वैल्यू में क्या होगा, आपका URL रहेगा, मतलब कि इमेज का पाथ रहेगा। जहाँ पे भी आपकी इमेज है तो उस लोकेशन का पूरा पाथ जो आप क्या करेंगे, URL में टाइप कर देंगे। तो इसको जो मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो है मुझे अपने वेब पेज में जो है इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी टैग के लिए जो है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को सेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने बैकग्राउंड फिर इमेज और उसके बाद कॉलन लगा के URL लिखूंगा और URL के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, मतलब जो पैरेंथेसिस होती है उनको स्टार्ट करूंगा और फिर जो है मैं कोटेशन मार्क लगाऊंगा। देन जहाँ पे भी मेरी इमेज है उस लोकेशन का पूरा पाथ कॉपी कर लूंगा और उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और इसके बाद में जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इमेज जो होगी वो आपकी बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। जैसे इस पेज को आप ओपन करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस इमेज का पाथ जो है कॉपी किया गया था, तो ये इमेज जो है यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो हमें मान लीजिए जो है बैकग्राउंड सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्टाइल को डिफाइन कर देंगे। मैं लिख देता हूँ स्टाइल, इसके बाद में टैग का नाम लिखेंगे, हमें जो है बॉडी टैग के लिए अप्लाई करनी है, बॉडी लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। इस तरीके से लिखने के बाद में अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, हम URL लिखेंगे क्योंकि हमें जो है इमेज का URL देना है। फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, फिर कोटेशन मार्क को स्टार्ट करेंगे और जिस इमेज को भी हमें यहाँ पे लगाना है उस इमेज के पाथ को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है जिसमें कि इमेज पड़ी है। तो मान लीजिए जो है मुझे ये वाली इमेज लगानी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके पाथ को कॉपी कर लूँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद में जाऊँगा
और इसको जो है मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देखिए ये रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें ओपन कर लूँगा, या फिर चाहे तो आप किसी वेब ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कर लूँगा मैं यहाँ पे, ये ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है पाथ आ रहा है, इस पाथ को जो है मैं कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी कर लिया है, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है उस पाथ को मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए ये पाथ आ गया है, और इसके बाद में पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, फिर जो है कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, और देन जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। ये मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से और चलते हैं वेब पेज पे। तो ये रहा हमारा वेब पेज, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है वो अप्लाई हो गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी को, जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन। तो ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसके पोजीशन को सेट करने में। मतलब कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी बैकग्राउंड में आपने इमेज लगाई है उसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे आए, वो लेफ्ट में आए, राइट में आए, टॉप में आए, वो किस तरीके से आए, ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आती है इमेज, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स में आप लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, फिर आप वैल्यू देंगे, और वैल्यू आपकी कैसे हो सकती है, आप एक्स पॉस लिख सकते हैं, बाई पॉस लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्स पोजीशन और बाई पोजीशन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन। इसके अलावा जो है एक्स पोजीशन को आप परसेंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और बाई पोजीशन को भी परसेंट की फॉर्म में दे सकते हैं। इनके अलावा जो वैल्यू है वो आपकी टॉप, सेंटर, बॉटम भी हो सकती है, या फिर लेफ्ट, राइट, सेंटर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स पॉस और बाई पॉस की, तो ये डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को, कि अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को जो है यूनिट ऑफ लेंथ में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनको परसेंटेज की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और टॉप, सेंटर, बॉटम है, या फिर लेफ्ट, राइट, सेंटर है, इनकी हेल्प से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टॉप में लेफ्ट में आए, या राइट में आए, या सेंटर में आए। ये सारी चीज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वैल्यू देके आप ये चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने कोड लगाया है, मैंने इमेज लगाई है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम, मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो मुझे बॉटम पे चाहिए। तो जैसे इस कोड को चलाऊंगा मैं, तो जो वेब पेज पे इमेज आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए यहाँ पे जो इमेज आ रही है वो बॉटम पे आ रही है। वेब पेज देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऊपर नहीं आ रही है, ये नीचे आ रही है, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी बॉटम। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर प्रेस, और इसके बाद मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, और फिर मैं देता हूँ बॉटम। और यहाँ पे जो है मुझे एक प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा, जो कि है बैकग्राउंड रिपीट। अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, जिससे कि जो बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो, और आपको जो है समझ में आ सके कि किस तरीके से जो है बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसको जो हम Ctrl+S से सेव कर देते हैं और चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए अभी जो हमारी इमेज इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पे अगर मैं जो है वेब पेज को छोटा करता हूँ, तो देखिए जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। तो जो मैंने लिखा था नो रिपीट, वो इसीलिए लिखा था जिससे कि जो इमेज है वो रिपीट ना हो। और ये जो इमेज आ रही है देखिए टॉप में आ रही है, मतलब कि वेब पेज के बिल्कुल टॉप से डिस्प्ले हो रही है। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो रिपीट हो रही थी इमेज, वो रिपीट होने भी देखिए बंद हो गई है, क्योंकि हमने वहाँ पे नो रिपीट लिख दिया था। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो बैकग्राउंड आ रही है वो देखिए टॉप पे ना आकर के बॉटम पे आ रही है। मैंने वेब पेज को जब छोटा करा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप पे नहीं आ रही है, बॉटम पे ये इमेज आ रही है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बैकग्राउंड की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी को, जो कि है बैकग्राउंड रिपीट। तो मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, आपकी जो बैकग्राउंड की इमेज होती है वो रिपीट होती है। अगर आप चाहते हो वो रिपीट ना हो, तो वो जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बैकग्राउंड की जो रिपीटिशन हो उसका पैटर्न क्या हो, वो किस तरीके से रिपीट हो। बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड की इमेज होती है वो रिपीट होती है आपकी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स कैसा रहेगा, आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और उसके बाद में वैल्यू देंगे, यहाँ पे ई रहेगा, ये वैल्यू देंगे। और वैल्यू में आपकी वैल्यू हो सकती है नो रिपीट, जो कि मैंने अभी लगा कर दिखाई थी आपको। इसके अलावा रिपीट हो सकती है, रिपीट एक्स लिखेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। और अगर आप लिखेंगे रिपीट बाय, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज होगी वो आपकी वर्टिकली रिपीट होगी। या फिर अगर आप चाहें तो खाली रिपीट भी दे सकते हैं कि आप इमेज को खाली रिपीट कराना चाहते हैं। देखिए इन वैल्यूज को जो है थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो रिपीट लिखेंगे तो इमेज जो है वो आपकी रिपीट नहीं होगी।
रिपीट हाइफन एक्स लिखेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। रिपीट हाइफन वाई लिखेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो वर्टिकली रिपीट होगी। और खाली रिपीट जो होती है वो क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट जो इमेज होती है वो आपके दोनों डायरेक्शन में रिपीट होती है, तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है तो आप लिखेंगे रिपीट। तो देखिए यहाँ पे कोड से समझते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कोड लगा रखा है और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट लिख दिया है वाई। तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो वर्टिकली रिपीट होगी। आउटपुट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से देखिए जो इमेज हो रही है वो वर्टिकली रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए रिपीट होती हुई इमेज आपको नहीं दिख रही है। बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे भी रिपीट होती है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर दी है कि जो बैकग्राउंड रिपीट हो वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट हो। तो चलिए इसको भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो है मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को हटाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया और वेब पेज पे चलते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो इमेज रिपीट हो रही है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और अगर नो रिपीट लिख दूंगा तो क्या होगी, जो बैकग्राउंड रिपीट हो रही है वो रिपीट होना बंद हो जाएगी, जिसको कि हम ऑलरेडी करके देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए रिपीट हाइफन वाई, ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जो इमेज होगी हमारी रिपीट कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट होगी। देखिए सेव करते हैं और वेब पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो इमेज रिपीट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिपीट नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं इमेज को बैकग्राउंड में, या फिर अगर आप चाहें तो उसको स्क्रॉल भी करा सकते हैं। मतलब जब भी आप वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो आप चाहते हैं कि इमेज भी साथ में स्क्रॉल हो, तो ये काम भी आप कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स क्या रहेगा, आप लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिर आप वैल्यू देंगे, और वैल्यू क्या रहेंगी, फिक्स रहेगी या फिर स्क्रॉल रहेगी। दोनों वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर आप वैल्यू को फिक्स रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है बैकग्राउंड में वो आपकी फिक्स रहेगी, और जब आप वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो इमेज स्क्रॉल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट स्क्रॉल होगा। जो आपने लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रॉल होगा, इमेज स्क्रॉल नहीं होगी। और अगर आप स्क्रॉल कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज भी साथ में स्क्रॉल होगी। तो चलिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मान लीजिए स्क्रॉल, और जो है यहाँ पे पेज को सेव करते हैं, चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश करा, देखिए मैं पहले पेज को जूम कर देता हूँ, इतना मैंने जूम कर दिया। अब देखिए स्क्रॉल बार आ रही है, तो इसके साथ में देखिए इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, जिससे कि ज़्यादा टेक्स्ट आए वहाँ पे। ये देखिए मैंने इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया है। चलते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो देखिए जो टेक्स्ट हम ज़्यादा आ रहे हैं, और अब जो है मैं इनको जूम करता हूँ तो देखिए स्क्रॉल बार आ रही है, और स्क्रॉल बार के साथ में देखिए अगर मैं जो है यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज भी जो बैकग्राउंड में वो भी साथ में क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड में इमेज है वो भी पेज को जब आप स्क्रॉल करें तो साथ में स्क्रॉल हो, तो उस केस में क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आप दे देंगे स्क्रॉल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथ में जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल हो रही है। अब मैं करता हूँ वैल्यू वहाँ पे फिक्स्ड। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, ये मैंने फिक्स कर दी है। अब सेव करते हैं इसको कंट्रोल एस से, चलते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब देखिए क्या होगा, जब वेब पेज को मैं स्क्रॉल करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहे हैं, जो इमेज है वो देखिए स्क्रॉल नहीं हो रही है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इमेज फिक्स हो गई है, इमेज बैकग्राउंड में ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में थी उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इनकी हेल्प से जो आप स्टाइल सेट कर सकते हैं टेक्स्ट का, मतलब कि जो टेक्स्ट आ रहे हैं वेब पेज पे उनके स्टाइल को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कलर प्रॉपर्टी को, फॉन्ट प्रॉपर्टी को और साइज प्रॉपर्टी को। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी को। तो देखिए इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या करते हैं, जो टेक्स्ट आ रहे होते हैं वेब पेज पे उनके कलर को सेट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को सेट कर सकते हैं टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, आप लिखेंगे कलर, फिर आप देंगे वैल्यू, और वैल्यू में जो है आप कलर का नेम दे सकते हैं या फिर RGB कोड भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं H1 टैग के लिए कलर प्रॉपर्टी को सेट करा है और मैंने लिखा है कि कलर कैसा हो, ब्लू। इसी तरीके से H2 टैग के लिए कलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन करा है और इसका कलर लिखा है रेड।
तो वेब पेज में जहाँ पे भी H1 लगेगा उसका कलर आ जाएगा आपका ब्लू, और जहाँ पे H2 लगेगा उसका कलर आ जाएगा रेड। जैसे ही आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है ब्लू कलर आ रहा है और नीचे वाले का आ रहा है रेड कलर। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं इनको हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मैं सेट कर देता हूँ H1 के लिए कलर प्रॉपर्टी को। H1 के लिए मैं लिखता हूँ कलर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोज की ब्लू। ये मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है। और जो मैं यहाँ पे पी टैग के लिए भी डिफाइन कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ कलर, और यहाँ कर देता हूँ रेड। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, वेब पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा H1 का कलर है वो ब्लू हो गया है, और जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो गया है। नीचे देखिए ये जो थे ये बॉडी टैग के अंदर थे, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं थे, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है टेक्स्ट फ़ॉन्ट। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं उनकी फ़ॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं टेक्स्ट फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो फ़ॉन्ट को सेट करने के लिए आप लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और फिर आप देते हैं वैल्यू। फ़ॉन्ट फैमिली जो है बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू में जो है आप फ़ॉन्ट का नेम देंगे, जो भी आप चाहते हैं फ़ॉन्ट अप्लाई करना उस फ़ॉन्ट का नेम जो है आप वैल्यू में दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए कलर ब्लू रखा है, और यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली, और फिर जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट दे दिया मैंने मैजेंटो। तो इस तरीके से जो होगा पैराग्राफ टैग पे मैजेंटो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। वेब पेज पे जो है आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैजेंटो जो फ़ॉन्ट है वो अप्लाई हो गया है। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं H1 के लिए फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे देता हूँ मैं सपोज मैजेंटो, ये मैंने लिख दिया है। अब जो है इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा है तो जो H1 है उसका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। अब डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी को, जो कि है टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उनका साइज चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स से समझते हैं। आप लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज, फिर आप वैल्यू देंगे, और वैल्यू जो आप पिक्सल्स के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए साइज लिखा है 50, तो जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो क्या हो जाएगा, 50 अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप वेब पेज को व्यू करेंगे तो यहाँ पे जो साइज होगा वो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो जो पी टैग है इसके लिए मैं साइज अप्लाई कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ साइज 80, और कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ। चलते हैं वेब पेज पे। देखिए यहाँ पे जो है पहले मैं वेब पेज को नॉर्मल कर देता हूँ। ये जो हमारा नॉर्मल है मतलब कि ये 100% पे है, ये नॉर्मल है, मैंने जूम कर रखा था। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमने अप्लाई करा है साइज को पैराग्राफ टैग पेज, जिसमें कि लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो है मैंने फ़ॉन्ट नहीं लिखा है, लिख देता हूँ फ़ॉन्ट और हाइफन लगाता हूँ, और इसके बाद मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। चलते हैं अगेन वेब पेज पे। अब यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है वो इंक्रीज़ हो गया है पैराग्राफ टैग का, किसी और चीज़ का साइज इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे।